हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विधायी संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 245 एक के अनुसार अगर बात करें तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत अगर बात करें तो संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अगर बात करें तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ के द्वारा या उस राज्य के द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल या सेवा के जो अंतर्राज्यीय व्यापार हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार, इनकी स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की जो है अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा घोषित किया है। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय यानी या माल या सेवा कर इन पर विधि बनाए तो संसद उस विषय यानी माल या सेवा कर पर जो है कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 एक के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों यानी या माल और सेवा कर इन पर विधि बनाने का जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार अगर बात किया जाए तो यदि संसद संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद के द्वारा निर्मित विधियां प्रभावी होंगी। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। अनुच्छेद 253 के तहत अगर बात करें तो संसद को किसी अन्य देशों या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। इसके बाद है प्रशासनिक संबंध। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद के द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत अगर बात करें तो संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की
मतलब कि जो कार्यपालिका शक्ति है इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 258 इसके अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 क के अनुसार अगर बात किया जाए तो किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को जो है ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 एक के अनुसार अगर बात करें तो संसद विधि के द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी जिसे अंतर्राज्यीय नदी कह सकते हैं या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 इसके अनुसार अगर बात करें तो राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने या कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और शेष कह सकते हैं विशेष रूप से जो है उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाहियों के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की जो है स्थापना कर सकेगा या करेगा। इसके बाद है वित्तीय संबंध, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए संविधान का जो भाग 12 है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए, यानी वित्तीय संबंधी प्रावधान इसमें 268 से 281 के बीच दिया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार अगर बात करें तो कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत अगर बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 267 एक के तहत अगर बात करें तो संसद विधि के द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267 2 के तहत अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ के द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 269 में संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, अनुच्छेद 269 क में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, अनुच्छेद 270 में उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण, और अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। और अनुच्छेद 275 के तहत अगर बात करें तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। और संविधान का जो अधिनियम 2016 है जिसमें 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भी मतलब कि कह सकते हैं, तो संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 इससे अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 279 क के तहत, ठीक है, 279 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280 एक के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और
शिवरामन और एस आर सेन, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए आर एस सरकारिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी शिवरामन और एस आर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। और इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों और समितियों में राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग शामिल है। तो राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग किसके लिए गठित किया गया था, यह याद रखना है। तो इनके सब्जेक्ट याद रखने हैं। पहला को इस पे आधारित जो पहला क्वेश्चन है या पहला प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया कि भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, पहला ऑप्शन है। मतलब कि जो पहला कथन दिया गया है, संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, और चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। देखिए इसमें सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी चारों जो है इसके संदर्भ में सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र और राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध किन पर निर्भर करते हैं? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर जो है निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है क्या क्या? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। इसके बारे में भी हम लोगों ने मतलब जो है डिस्कस किया है। तो अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी चारों। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम लोग अब तक जो क्वेश्चन देखते हुए आए हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन देखे थे उसी से रिपीट, मतलब कि उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में 2 लाइन दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में जो है संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए म्युनिसिपल संबंध का आशय सरकार के सभी स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्ता और संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया और केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा भाग 9 में। ठीक है, सॉरी भाग 11 में दिए गए, भाग 9 में नहीं, भाग 11 में, बी ऑप्शन, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य इनमें दिए गए हैं, यानी इनके बीच जो है इनका जो संबंध है, विधायी संबंध, इनका वर्णन है। ठीक है, और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान के 7वीं अनुसूची के 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि संख्या जो है 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2 का यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 92 का 6ठे संविधान संशोधन के माध्यम से और 92 ख
46वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। राज्य सूची में मतलब कि प्रविष्ट संख्या है कितना है, अंतिम प्रविष्ट संख्या है 66। ठीक है, और समवर्ती सूची में 47 है। ठीक है, कब कब जुड़े आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 245 और 246। देखिए अनुच्छेद जो 4 है, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन, और अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 और 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, और अनुच्छेद 141 और 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को, और सूची 2 यानी राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की जो है इजाजत देता है। वही सूची 3 यानी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब होगा 7वीं। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूची में से किस एक में है? इसका सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में जो है मतलब कि दिया गया है? तो समवर्ती सूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के जो तीसरा सूची है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य ये दोनों सरकारें जो हैं कानून इस पर बना सकती हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों या विधायी विषयों के संबंध में जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघीय जो सूची है सूची 1 संघ सूची, सूची 2 जो है राज्य सूची, और सूची जो 3rd है वह समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क यानी प्रविष्ट 5 के तहत आर्थिक और सामाजिक योजना प्रविष्ट 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। संविधान में शिशुओं और अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसमें सन्निहित है? सही जवाब होगा संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 एक के अनुसार अगर बात करें तो संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? सही जवाब है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार अगर बात करें तो यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से
कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में, यानी माल और सेवा कर के संबंध में, जो उस संकल्प में वे निर्दिष्ट है, विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? सही जवाब होगा 1 वर्ष, डी ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। सही जवाब होगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 263 के अनुसार। देखिए, अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की जो है सिद्धि होगी, तो इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों के जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हितों से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, क्या है? तो सही जवाब होगा संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए जो है अधिकृत है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधिवेतर संस्थाएं हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, यानी पहला और दूसरा। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह जो है संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किससे? तो संसदीय कानून के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब होगा यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।
इन दोनों में से बताइए कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है दोनों कथन सत्य है, पहला और दूसरा दोनों। देखिए क्षेत्रीय परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था के जो है यह मतलब कि उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। यह एक जो है मतलब कि बेहतर मंच प्रदान करती है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है पारस्परिक मतलब कि ये क्या करती है, अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श तथा परामर्श के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रवास के क्षेत्रीय मंच है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये जो है क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था हैं और राष्ट्रों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए, इसके बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 8 अगस्त 1995। ठीक है, देखिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जो है इसका गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा नदी बोर्ड एक्ट 1970। नदी बोर्ड एक्ट 1970 जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। और इसके बारे में देख लेते हैं। नदी बोर्ड यानी रिवर बोर्ड एक्ट जो 1970 है यह 1956 में लागू हुआ था, न कि 1970 में, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? आप बताइए। सही जवाब है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को मतलब कि उल्लेखित करने के लिए, संबंध को सुधारने के लिए जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? बताइए। ऊपर में भी मैंने बोला था, जब हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला था इनका नाम जो है याद रखना है। तो सरकारिया आयोग के जो सदस्य थे आपको बताना है इनमें से कौन से सदस्य थे, तो बताइए। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, SR सेन। ठीक है, BSR सेन इनका पूरा नाम है। और 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो देखिए इसमें से सही जवाब होगा ई ऑप्शन। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए उपयुक्त प्रश्न की अगर व्याख्या देखें तो इसमें नोट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर जो है डी दिया गया था, जो कि सही नहीं है। तो ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है, बताइए किसके लिए जो है सरकारिया आयोग गठित किया गया था और इन्होंने क्या सिफारिश दिया था? तो सही जवाब केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित जो है इनके संबंधों में बेहतर करने के लिए, इनके संबंधों को और इंप्रूव करने के लिए जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों कथन सत्य भी हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने का जो है मतलब इस पे बल दिया। कम से कम कह सकते हैं कि प्रयोग लाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया और कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों का दुरुपयोग हुआ तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है,
इसकी स्थापना का समर्थन किया? सही जवाब होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था और इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, सही जवाब होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। बाकी जो राजमन्नार समिति था इसके बारे में भी हम लोगों ने थ्योरी के दौरान ही डिस्कस किया था। पुंछी आयोग भी था और सरकारिया आयोग, ये तीनों जो आयोग हैं संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है और कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है, मतलब कि अपनी जगह सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का जो है वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सत्य है। 34 नंबर में कथन ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। कारण है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। बताइए इसमें सही कौन सा है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए इसमें ए ऑप्शन ही सही है, दोनों यानी ए और आर दोनों सही है, पर जो आर है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो पहले से विद्यमान है, इन विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? सही जवाब होगा अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? सही जवाब होगा भाग 12। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, यानी कि जो भाग 11 है इसमें संघ और राज्यों के बीच यानी विधायी और प्रशासनिक दोनों संबंधों का इसमें जो है वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित जो है इसमें उल्लेख है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से जो है इसमें उपबंध संबंधित हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो बताइए, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो किसमें यह प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सही जवाब होगा अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। 265 में आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
अनुच्छेद 266 जो है भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे और अनुच्छेद 300 जो है संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियां और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन के प्रक्रिया से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अनुच्छेद 270 इसका सही जवाब होगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 270 है इसके तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, इनको छोड़कर भारत सरकार के द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाएंगे और इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टांप शुल्क, पहला है राज्य सरकार के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, और दूसरा है इसका विनियोजन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। दोनों में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 268 के अनुसार अगर बात करें तो ऐसे स्टांप शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है, संघ सूची की प्रविष्ट 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टांप शुल्क, और इन्हें संघ के द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। बताइए इनमें कौन सा सही है? भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केवल संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी केवल 1। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्नानुसार शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर जो कर होता है संघ सूची के अंतर्गत आता है, और इससे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ के द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है, और इसे संघ के द्वारा ही एकत्रित भी किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर वर्ष 2004 में लागू किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? बताइए, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, हां या नहीं? इसका सही जवाब होगा नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 293(1) जो है अनुच्छेद 293(1), इसके तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य के संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसे सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि के द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसे सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र या राज्य विदेशी ऋण जो है सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के जो राज्य हैं विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के द्वारा जो राज्य है इनके द्वारा विदेशी ऋण संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और 43 है, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समुन्निदेशित करता है? इसका सही जवाब होगा भारत का संविधान। इसके संदर्भ में 2 लाइन दिए गए, देख लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है इनके लिए प्रावधान नियत किए गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है? इसका सही जवाब होगा व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपए जो है प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है।
60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा यह 250 रुपए के था, मतलब 250 रुपए था और इसके स्थान पे अब 2500 कर दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा, यानी स्वतंत्र रूप से होगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपात उपबंध से जो है स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।